जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। फोर है ना, लेक्चर 4। अच्छा भैया, हम क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 16। उसमें हमारी डिस्कशन चल रही थी इस बात के ऊपर। आ जाओ भाई, फर्स्ट रो में आ जाओ, इधर आ जाओ। उसमें हमारी डिस्कशन चल रही थी कि एक साहब हैं जो अपना अकाउंटिंग ईयर चेंज करना चाह रहे हैं फ्रॉम 30 जून टू 31 दिसंबर, यानी 30 जून से वो अपना ईयर एंड लेके जाना चाह रहे हैं 31 दिसंबर एज द इनकम ईयर ऑफ इट्स पेरेंट कंपनी इन यूएसए एंड्स ऑन 31 दिसंबर। तो आपने इसमें रिक्वायरमेंट्स बतानी है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग चेंज ऑफ टैक्स ईयर। तो टैक्स ईयर चेंज करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए आपने क्या बताना है। नॉर्मल से स्पेशल पे जाना चाह रहे हैं, स्पेशल से नॉर्मल पे? 3 नंबर का सवाल है, 15 नंबर का सवाल है? 3 नंबर का सवाल है। तो मोहतरम इसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। मे अप्लाई इन राइटिंग, पहले रिक्वायरमेंट है आपने राइटिंग में अप्लाई करना है। किसको अप्लाई करना है? टू कमिश्नर। ये अगली रिक्वायरमेंट है कि तुम मुझे इजाज़त दे दो 12 महीने इस्तेमाल करने की, अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर एज ए स्पेशल टैक्स ईयर, और कमिश्नर उसको इजाज़त दे देगा। ये इजाज़त देने से पहले वो एक कंडीशन कमिश्नर इम्पोज करेगा, क्या कि तुम कंपेलिंग नीड शो करो। तो ये 3 और 5 एनफ है। एक दो दफ़ा आई के अपने इसके जवाब में 7 भी लिखा है, कभी वो लिख देता है कभी नहीं, लेकिन इसकी उतना कुछ ज़रूरी नहीं है। 7 नहीं 8 कि ये ऑर्डर इफेक्टिव होगा फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल, या अगर आप स्पेशल से नॉर्मल जा रहे हैं तो फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल। लेकिन 3 और 5 इज एनफ फॉर 3 मार्क्स। क्लियर? ओके जी बिल्कुल। लॉ की लैंग्वेज जिस हद तक आप लॉ के करीब याद रख करें उतना ही होनी चाहिए। अभी से करेंगे तो होगा, आने वाले दिनों में नहीं होगा। रोज़ाना का रोज़ाना याद करना पड़ेगा। जैसे ये आप हजरात ने कल जो है वो याद किया होगा, सोने से पहले किसी को घर में सुनाया होगा, और एक दो दफ़ा रजिस्टर पे भी लिखा होगा। इस तरह आपने साथ साथ याद करना है। ओके, तो कल हम रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात कर रहे थे मोहतरम। तो जो हजरात पहले दिन आए हैं, कोई नहीं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। बस एक बात सुन लें कि टैक्स वालों का साल 1 जुलाई को शुरू होता है, मिसाल के तौर पे 1 जुलाई 21, और ख़त्म होता है 30 जून 22 को। इसे कहते हैं टैक्स ईयर 2022। तो जो अगर ये साबित कर दिया जाएगा एक बंदा एक साल में 183 डेज या उससे ज़्यादा पाकिस्तान में रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? बोलें, रेजिडेंट इंडिविजुअल। ओके, पॉइंट ए ये था। पॉइंट सी मोहतरम ये है, उमेर भाई ये स्मार्ट बोर्ड वाला मसला हल करवाएं आज, वो जो मैंने बताया हुआ है नहीं हल हो रहा। पॉइंट सी ये है जी कि पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी 22 करोड़ आबादी है। उस 22 करोड़ में से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कितने होंगे? 1 करोड़ भी मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा ही हो, चलें 1 करोड़ कर लेते हैं। तो 1 करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं मिसाल के तौर पे। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कौन है? वो जैसे पुलिस के अंदर कोई नौकरी कर रहा है, या फौज में नौकरी कर रहा है, या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कब रेजिडेंट बनेगा, इसके लिए पॉइंट ए नहीं है। पॉइंट बी लॉ में होता था, वो डिलीट हो गया भाई। पॉइंट सी पढ़ना है हमने। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए डिफरेंट रूल है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नंबर ऑफ डेज काउंट नहीं किए जाएंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नंबर ऑफ डेज काउंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर बाहर के मुल्क में पोस्टिंग कर दी गई, उसकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कहां पोस्टिंग कर दी गई? बाहर के मुल्क में। ऐसी सूरत में अगर वो पाकिस्तान में एक दिन भी नहीं रुकता, यानी रहता ही बाहर है, तो ऐसी सूरत में ही विल स्टिल बी कॉल्ड एज रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो किस सूरत में दिन काउंट नहीं किए जाएंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सूरत में दिन काउंट नहीं किए जाएंगे। अगर वो पाकिस्तान में एक दिन भी रुकता है, ही विल बी कॉल्ड एज। अगर पाकिस्तान में 0 डेज रुकता है, ही विल बी कॉल्ड एज। तो वो पाकिस्तान के फौजी जो सऊदी अरब साल के लिए 2 साल के लिए हुकूमत की तरफ से गए हुए हैं, तो चाहे वो पाकिस्तान ना भी आए, दे विल बी कॉल्ड एज रेजिडेंट इंडिविजुअल। क्लियर? तो इज एन एम्प्लॉई और ऑफिशियल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसकी पोस्टिंग कहां हुई हुई है? अब्रॉड इन द टैक्स ईयर। ओवर।
So that was all about resident individual. Now we will talk about resident AOP. ये दूसरी क्लास में पढ़ाया होता है, उसको मिटा रहा होता हूँ. अच्छा, now we will talk about resident AOP. जी 2022 ये साल शुरू कब होगा? बोलें, वो बोलें पहली तारीख बोलें. 1 जुलाई 2021 और एंड कब होगा? 30 जून 2022. अच्छा, अब हम बात करने लगे हैं पार्टनरशिप फर्म किस वक्त रेजिडेंट बनती है. कौन? पार्टनरशिप फर्म किस वक्त रेजिडेंट बनती है. तो कल हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल किस वक्त रेजिडेंट बनता है, और आज हम बात करने लगे हैं पार्टनरशिप फर्म किस वक्त रेजिडेंट बनती है. तो पार्टनरशिप फर्म किस वक्त रेजिडेंट बनती है, इसके लिए जो है वो रूल मोहतरम ये है कि इसके होंगे पार्टनर्स ए बी सी. अंजुम, बाबर, चीमा, 3 लोग हैं. इन्होंने मिलके जो है वो पार्टनरशिप की और इन्होंने मिलके कारोबार शुरू किया. जब इन्होंने मिलके कारोबार शुरू किया तो ये पार्टनर्स हैं, ये बिजनेस के प्रॉफिट्स आपस में शेयर करेंगे. तो इन्होंने गुजरावाला के अंदर दुकान खोली होगी. इनको तो रेजिडेंट एओपी ही कहा जाएगा क्योंकि ये पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, तो इनको तो रेजिडेंट एओपी कहा जाएगा, इनकी टेंशन नहीं. लेकिन अगर ये ए बी सी ना हो, इसकी बजाय ये कोई अल्फा हो, ये जो है वो बीटा हो, ये जो है कोई कैनन हो, और ये बाहर के मुल्कों से आए हों और बाहर की पार्टनरशिप फर्म पाकिस्तान में आए, तो ऐसी सूरत में ये पूरा साल तो पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, कभी कभी अपने बिजनेस को देखने पाकिस्तान आ जाया करेंगे. तो इनको कब रेजिडेंट कहा जाएगा? इनको तब रेजिडेंट कहा जाएगा जब ये तीनों या तीनों में से कोई एक पाकिस्तान में चाहे एक लम्हे के लिए, चाहे एक घंटे के लिए, 183 डेज के लिए नहीं, चाहे एक घंटे के लिए भी पाकिस्तान आके बिजनेस डिसीजन लेके चला जाए, तो इस पार्टनरशिप फर्म को क्या कह दिया जाएगा? रेजिडेंट एओपी. एन एओपी शैल बी अ रेजिडेंट एओपी. एक एओपी को क्या समझा जाएगा? इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से क्या मुराद है? डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग किसके हाथों में होती है? पार्टनर्स के. इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ एओपी इज मौजूद, सारे आ जाए या उनमें से कोई एक आ जाए, पाकिस्तान आना जरूरी है, चाहे एक दिन के लिए आ जाए, एनी टाइम 183 डेज के लिए आना जरूरी नहीं है. तो बता दें जी एओपी किस वक्त रेजिडेंट बनेगी? जब तीनों में से कोई एक पार्टनर भी या तीनों पार्टनर पाकिस्तान में थोड़ी देर के लिए भी आ जाएं, तो एओपी विल बी कॉल्ड एज रेजिडेंट एओपी. दैट इज सेक्शन 84. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से मुराद है डिसीजन मेकिंग, और याद रखिएगा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टनर्स के हाथों में होता है. कैसा हो सकता है ये तीनों ना आए? हाँ, ऐसा भी हो सकता है तीनों ना आए, कोई एम्प्लॉय यहां बिठाया हो. तो अगर ये तीनों नहीं आते पाकिस्तान में डिसीजन लेने के लिए, फिर एओपी को क्या कहा जाएगा? रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? नॉन रेजिडेंट कहा जाएगा. अब इसमें आपने ना इसमें आपने इससे ज्यादा कोई डीप सवालों में नहीं जाना. जितना आपके सिलेबस में और जितना लॉ के अंदर है, जितना पास्ट में होता है, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. अब ये नहीं सोचना कि जी मिस्टर ए है, उसने किसी बंदे को अपना एजेंट बना के पाकिस्तान में भेज दिया, अब क्या होगा, तो फलां क्या होगा, तो ये क्या होगा, ऑनलाइन मीटिंग कर ले तो अब तब क्या होगा. नहीं नहीं नहीं, तीनों में से किसी एक का फिजिकली पाकिस्तानी आना जरूरी है, पाकिस्तान आना जरूरी है. जी, बिजनेस का डिसीजन लेना जरूरी है. इधर आके पाकिस्तान में आएंगे, आके बिजनेस का डिसीजन लेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज रेजिडेंट एओपी. अच्छा जी, अगला सवाल क्या है कि हमारी रेजिडेंट कंपनी कौन सी है? अगला क्वेश्चन क्या है जी? रेजिडेंट कंपनी कौन सी है? अच्छा, कंपनी कब रेजिडेंट बनती है, इसके लिए हम एक सवाल पूछेंगे. इज कंपनी इन कॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान का कंपनी लॉ? पाकिस्तान के कंपनी लॉ का क्या नाम है? कंपनीज एक्ट 2017. ये पाकिस्तान के कंपनी लॉ का नाम है. बस ये नाम नंबर याद रख लें, 2017 का साल.
इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान कंपनी लॉ? ये एक सवाल है। अगर इसका जवाब आता है यस, तो ऐसी सूरत में ये कंपनी सीधी सीधी रेजिडेंट कंपनी है। अगर इस सवाल का जवाब आता है नो, कि भाईजान कोई कंपनी है पाकिस्तान के अंदर आके काम कर रही है लेकिन पाकिस्तान के लॉ में अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया। पाकिस्तान के लॉ में आपको पता होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP के इदारे के पास जाके आप अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। अगर इसने अपने आप को पाकिस्तान में आकर रजिस्टर नहीं करवाया, फिर एक और सवाल होगा, इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ है? इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टनर्स के हाथों में नहीं होता। कंपनी के केस में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसके हाथों में होता है? डायरेक्टर्स के हाथों में होता है। तो अगर इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सारा का सारा पाकिस्तान में है तो इसको कहा जाएगा रेजिडेंट। और अगर इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली पाकिस्तान में है या नो, बिल्कुल पाकिस्तान में कोई भी नहीं डायरेक्टर आ रहा, तो ऐसी सूरत में इसको क्या कहा जाएगा? नॉन रेजिडेंट कहा जाएगा। तो पहले जरा समझ लें, EOP के केस में थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट था। EOP के केस में यह था कि होली सारे आ जाएं या पार्टली या उनमें से कोई एक भी आ जाए तो क्या बन जाएगी? वो रेजिडेंट। लेकिन पार्टनरशिप के केस, सॉरी कंपनी के केस में थोड़ा डिफरेंट है। कंपनी के केस में क्या है, अगर तो पाकिस्तान के लॉ में रजिस्टर्ड हैं आप, EOP के केस में लॉ शॉ रजिस्टर्ड होना कोई शर्त नहीं है। कंपनी के केस में अगर पाकिस्तान के लॉ में रजिस्टर्ड हो जाए तो आप रेजिडेंट हैं, अगर पाकिस्तान के लॉ में रजिस्टर्ड ना हो और सारे डायरेक्टर आ जाएं तो आप रेजिडेंट हैं, और अगर सारों में से कुछ आ जाएं या बिल्कुल भी ना आए तो आप क्या हैं? नॉन रेजिडेंट। नोट कर लें। हाँ वो नई वाली ले आओ। मैं जब इधर ही खड़ा हूँ तब नजर आ रहा हूँ, जब थोड़ा सा उधर होगा तब मेरे ख्याल से नहीं आ रहा। ऐसा ही है ना? ओके तो अब बता दें जी, अगर PTCL है या नेस्ले वाले हैं तो वो तो पाकिस्तान के लॉ में रजिस्टर्ड हैं, तो वो क्या हैं? रेजिडेंट। और अगर कोई बाहर की कंपनी पाकिस्तान आती है तो फिर क्या देखा जाएगा? अगर बाहर की कंपनी भी आके अपने आप को पाकिस्तान के लॉ में रजिस्टर करा ले, फिर तो डायरेक्टर्स को देखना ही नहीं, फिर तो वो कंपनी क्या है? रेजिडेंट। लेकिन अगर पाकिस्तान के लॉ में किसने अपने आप को रजिस्टर, फिर सवाल पूछा जाएगा कि डायरेक्टर किधर हैं। अगर सारे के सारे आ जाएं तो रेजिडेंट, अगर सारों में से कोई एक दो आ जाएं या कोई भी ना आए तो क्या होगी? नॉन रेजिडेंट। ओके पढ़ लें जी, सेक्शन 83 ले आओ। A company shall be a resident company for a tax year अगर if it is incorporated or formed, it is incorporated or formed under any law in force in पाकिस्तान। क्या मतलब? कौन सा लॉ? यार ये उठा ले, इसको साइड में कर दे। अच्छा, a company shall be a resident company for a tax year if it is incorporated or formed by or under, उधर रख दो, any law in force in Pakistan. Clear? Okay. Point B. If the control and management of the affairs of company is situated
सारा का सारा, इधर सारा का सारा तो नहीं था, इधर सारा का सारा भी था नीचे और आधा का आधा भी था, लेकिन इधर तो सारा का सारा, तो सबका आना जरूरी है। कहाँ आना जरूरी है? तुर्कमानिस्तान में, पाकिस्तान में। कितनी देर के लिए आना जरूरी है? 1 घंटे 2 घंटे के लिए, जितनी देर के लिए मर्जी आ जाएं, बस आके डिसीजन लेके डायरेक्टर्स चले जाएं। बिजनेस के सारे आएंगे, सारे आएंगे, सारे ये जॉन शॉन सारे इकट्ठे आएंगे। पॉइंट सी, इट इज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। एक तो फेडरल गवर्नमेंट है ना, फेडरल गवर्नमेंट जो आजकल, अच्छा, और इसके बाद हो सकते हैं ऑनलाइन वाले तब क्लासें ले रहे हो जब फेडरल गवर्नमेंट को पता नहीं क्या हो चुका हो। अच्छा, एक फेडरल गवर्नमेंट है, उसको तो साइड पे रखें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या है? सूबों की गवर्नमेंट। आंखें बंद करें बुजदार। तो ये पंजाब गवर्नमेंट, ये कौन सी गवर्नमेंट? पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, ये कौन सी गवर्नमेंट्स हैं? प्रोविंशियल। और इसके साथ आगे कौन सी गवर्नमेंट्स हैं? लोकल। ये नाजिमों की हुकूमतें, ज़िली हुकूमतें। तो ये लोकल गवर्नमेंट नाजिमों की हुकूमतें हैं जैसे। तो ये ऑनलाइन वाले गौर से बात सुन लिया करें तो फिर सवाल अराइज नहीं होगा, फिर बाद में पूछना ही पड़ेगा लोकल गवर्नमेंट में आपने क्या कहा था। तो अगर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, अगर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या ये लोकल गवर्नमेंट हो, तो ऐसी भाई जी नजर आओ, अगर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो तो ये किसकी डेफिनेशन में फॉल करेगी? रेजिडेंट कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करेगी। अब एक सवाल आपके जहनों के अंदर आ सकता है, वो सवाल मोहतरम आपके जहनों के अंदर ये आ सकता है कि कंपनी की डेफिनेशन में वो प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट को क्यों डाल रहा है? गवर्नमेंट ने तो टैक्स जमा नहीं कराना होता, तो गवर्नमेंट तो कंपनी नहीं होती, तो इसने कंपनी की डेफिनेशन में इसको क्यों डाला है? ये सवाल आपके जहन में आ रहा होगा। तो इस सवाल का जवाब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर हम पढ़ेंगे, सबके दिन आएंगे इंशाल्लाह। आने वाले दिनों के अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर गवर्नमेंट अपने सूबे से किसी सूबे में बाहर जाके कारोबार करे तो गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ता है। अगर लोकल गवर्नमेंट अपनी लोकेलिटी से बाहर जाके कारोबार करे तो इसको उधर भी टैक्स देना पड़ता है। तो जब एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने पे आपको टैक्स देना पड़ेगा तो फिर बहालत मजबूरी मोहतरम आपको कंपनी का स्टेटस देना पड़ेगा, क्योंकि ना आप इंडिविजुअल हैं और ना आप एओपी हैं। इसलिए मजबूरी के दर्जे में हमने गवर्नमेंट को कहां डाल दिया? कंपनी के डेफिनेशन में। क्लियर? तो फेडरल गवर्नमेंट को इधर नहीं डाला, वो फिर देखेंगे। नेक्स्ट, आगे चलें। तो ये एक हट के बात थी पॉइंट सी, इसलिए ये जो बात है इसको मैंने यहां पे डिस्कस नहीं किया था जब ये मैं डायग्राम बना रहा था। एक हट के बात थी, अलग से याद कर लें। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट क्या है बोलें? कंपनी। कौन सी कंपनी? रेजिडेंट कंपनी। ओके, अच्छा, पर्सन में कौन कौन आता है? इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने क्या पढ़ा था कि इंडिविजुअल रेजिडेंट कौन सा है। फिर कल हमने क्या, आज हमने क्या पढ़ा? रेजिडेंट एओपी कौन सी है। और आज हमने क्या पढ़ा? रेजिडेंट कंपनी कौन सी है। क्लियर? अच्छा, अब क्या मैं आपको एक डेफिनेशन दे सकता हूं नई, जो कि ना रेजिडेंट इंडिविजुअल की होगी, ना रेजिडेंट एओपी की होगी, ना रेजिडेंट कंपनी की होगी, बल्कि वो डेफिनेशन होगी, बोले 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 किसकी? रेजिडेंट पर्सन की। किसकी होगी? रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन होगी। रेजिडेंट पर्सन क्या होगा? चेहरा शरीफ ऊपर। अ पर्सन, अ रेजिडेंट पर्सन इज अ पर्सन, बोलो, a resident person is a person who is resident individual, who is resident AOP, who is resident company। अब ये आपको घर जाके अकेले में बैठ के किचन में याद करना पड़ेगा, शायद मुश्किल कॉन्सेप्ट है, पढ़ लीजिए। मतलब ये कि मुश्किल नहीं है। साथ वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आ गई, लेकिन ऑनलाइन वाले को के पास कोई साथ वाला बैठा ही नहीं हुआ था, इसलिए शायद उसको ये बात समझ ना आई हो। तो मतलब ये कि ये आसान चीज़ है। अब तो खोल लें। अ पर्सन शैल बी अ रेजिडेंट पर्सन इफ द पर्सन इज अ रेजिडेंट, इफ द पर्सन इज अ रेजिडेंट, इफ द पर्सन इज अ रेजिडेंट एओपी। चले, इफ द पर्सन इज अ रेजिडेंट एओपी। तो यहां पे हमने लिखा बी बी बी, बड़ी बात बताई, बड़ी बात बताई। तो ये बात बताने की जरूरत
नहीं थी। डन। अच्छा, यहां आके जब पर्सन की बात आई, जिगर जिगर मुरादाबादी, जब पर्सन की बात आई तो पर्सन की डेफिनेशन में इसने किसको डाल दिया? किसको डाल दिया पर्सन की डेफिनेशन में? हाँ, फेडरल गवर्नमेंट को। मोहतरम इसलिए 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 कि कंपनी की डेफिनेशन में कौन था? प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब है प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट रेजिडेंट कंपनी है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को हमने कंपनी नहीं कहा। फेडरल गवर्नमेंट को अलग से प्रोटोकॉल दिया, फेडरल गवर्नमेंट को अलग से इज्जत दी, और फेडरल गवर्नमेंट को हमने बुला के इस चेयर के ऊपर जो है वो बिठाया। ये फेडरल गवर्नमेंट यहां बैठ गई, तो फेडरल गवर्नमेंट के लिए अलग से हमने पॉइंट निकाला, इसको किसी कंपनी में हमने नहीं क्लासिफाई किया। ओके कई ओके। अच्छा यार, ये पॉइंट 2 जो है ना, ये आपने ज़रा गौर से समझना है। दाएं बाएं वाले को प्यार से कोनी मार दें। एक डेफिनेशन आने लगी है, अ पर्सन शेल बी अ नॉन रेजिडेंट पर्सन इफ द पर्सन इज नॉट अ रेजिडेंट पर्सन। ये ज़रा आपने मुझे एक्सप्लेन करना है। भाई के दांत बाहर निकल आए हैं। तो अ पर्सन शेल बी अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, ऐसे करें, शेल बी अ इफ द पर्सन इज नॉट अ रेजिडेंट पर्सन। तो इसका मतलब है रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन है, रेजिडेंट एओपी की डेफिनेशन है, रेजिडेंट कंपनी की डेफिनेशन है, लेकिन नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन, लेकिन रेजिडेंट की डेफिनेशन है, लेकिन नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन नहीं है। नॉन रेजिडेंट कौन होगा? जो रेजिडेंट नहीं है। जानवर कौन होगा? जो बंदा नहीं है। ओके अच्छा, अब हर गाय इंग्लिश वाला पेज नंबर 32 पे आए। ये ना घर जाके कहेगा अम्मी मुझे पता चले मैं गाय हूं। पर्सन जी, और कोई बात आपने करनी हो? अच्छा, पर्सन, अब किसकी डेफिनेशन आने लगी है? पर्सन की। पर्सन में कौन कौन आता है? इंडिविजुअल, कंपनी और एओपी। इंडिविजुअल भी आता है, एओपी भी आती है और कंपनी भी आती है। ये किसकी डेफिनेशन है? पर्सन की डेफिनेशन। ओके, पर्सन में कौन कौन आता है जी? इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। अच्छा, इसके साथ साथ जी मोहतरम, हाँ मैं लिखने लगा हूं। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट भी आएगा, फॉरेन गवर्नमेंट भी आएगा। इसके अलावा बाहर के मुल्कों में पॉलिटिक्स की बेस पे सब डिवीजन बन जाते हैं मुल्कों के, यानी पॉलिटिकल पार्टीज इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो अलग अलग सूबे बना लेती हैं। तो अगर किसी बाहर के मुल्क में पॉलिटिक्स की बेस पे सूबे अलग अलग सब डिवाइड हो गए हैं, तो फिर हर अलग अलग सूबे को जो पॉलिटिक्स की बेस पे डिवाइड हुए हैं उनको अलग अलग पर्सन कहा जाएगा। तो इससे मुराद होगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, इससे मुराद होगा चाइना की गवर्नमेंट, तुर्की की गवर्नमेंट, और इससे मुराद कौन सा मुल्क है? हमारी बला से कि जिस मर्जी मुल्क में दुनिया के पॉलिटिक्स की बेस पे डिवीजन हुई हुई है, हमें क्या, जिस मर्जी मुल्क में हुई हुई है, हमने बस इतना सा लफ्ज़ याद करना है। पॉलिटिक्स की बेस पे अगर किसी मुल्क के अंदर सब डिवीजन हो गई है तो डैट विल बी बोलें कॉल्ड एज पर्सन। और आखिरी चीज़ जो है डैट इज पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेरे भाई ऐसा इदारा होगा जैसे कि मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं यूनिसेफ, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इदारे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, ये वो इदारे हैं जिनको आप भाईजान क्या कहेंगे? पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले दिन हमने क्या पढ़ा था? पहले दिन हमने पढ़ा था के बोले 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 पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है?
इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। लेकिन आज पता चला पर्सन की डेफिनेशन में फेडरल गवर्नमेंट भी आता है, बाहर के मुल्क की गवर्नमेंट भी आती है। और ये ऐसे ही लफ्ज़ याद करना है, इस पर आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन वालों को भी बार बार बस इतना लफ्ज़ याद करना है, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और इन द एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे भी लॉ की नज़र में क्या हैं, बोलें, पर्सन्स हैं। हाँ, यहाँ पर्सन की डेफिनेशन में आपको वो प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट इसलिए नजर नहीं आएगी कि वो पर्सन की डेफिनेशन में नहीं होगी, बल्कि अभी थोड़ी देर में हम कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो कंपनी की डेफिनेशन में होगी। वो किसकी डेफिनेशन में होगी, कंपनी की डेफिनेशन में होगी। क्लियर? अब मेरे ख्याल से नोट करने की, चलें करना है कर लें, आपकी मर्जी है। लेफ्ट साइड पे सारा लिखा हुआ है एज इट इज। हाँ, आउट ऑफ कंट्री के लिए पॉलिटिकल सब डिवीजन, इंशाल्लाह पाकिस्तान में हम कोई ऐसा सीन नहीं कराएंगे, ये आउटसाइड के लिए रखा हुआ उसने। आपके इरादे मुझे खतरनाक लग रहे हैं। पॉलिटिकल सब डिवीजन फॉरेन गवर्नमेंट के लिए ये रूल। ओके, नेक्स्ट। जा रहे नोट कर लें, निकल जहाज। चलें जी। द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज पर्सन्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, नेमली एन इंडिविजुअल, बी अ कंपनी और एन एओपी। अच्छा, उसने लिखा हुआ है कंपनी चाहे इनकॉर्पोरेट, फॉर्म और एस्टेब्लिश पाकिस्तान में बनी हो या एल्सवेयर। ये एल्सवेयर तुर्की के साथ है, पाकिस्तान में बनी हो या एल्सवेयर में बनी हो। एल्सवेयर तुर्की के साथ है, एल्सवेयर कहीं भी, पूरी दुनिया में कहीं भी। तो कंपनी चाहे पाकिस्तान में बनी हो चाहे बाहर के मुल्क में बनी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी पूरी दुनिया की कंपनी, पर्सन तो है ना हमारी नजर में। हाँ, उसमें से रेजिडेंट कौन सी है, नॉन रेजिडेंट कौन सी है, वो अलग बहस है। वो आपसे इतनी बहस हो गई है कि आप बहस की तो आपने बहस शुरू कर देनी है, तो इसलिए उस बहस को छोड़ दें। रेजिडेंट कौन सी है, नॉन रेजिडेंट कौन सी है, वो अलग बात है। लेकिन कंपनी पाकिस्तान में बनी हो या बाहर के मुल्कों में बनी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी की सारी कंपनी हमारी नजर में क्या है, कंपनी और पर्सन है। नेक्स्ट, फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या जी? जी बिल्कुल, नेक्स्ट क्या है, फेडरल गवर्नमेंट या फॉरेन गवर्नमेंट, अ पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के आगे आपने लिख लिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी बिल्कुल, चलें जी 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 जी। नहीं, ये आमतौर पे नॉन रेजिडेंट ही होंगे ना। जो रेजिडेंट नहीं है वो नॉन रेजिडेंट है। टैक्स हाँ चार्ज किया जा सकता है अगर पाकिस्तान में आके कोई एक्टिविटी करें, लेकिन ये कंपनीज की टैक्सेशन असल में हमारे सिलेबस में नहीं है। उसकी थ्योरी की हद तक बातें मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, अब किसकी डेफिनेशन की तरफ हम मूव करने लगे हैं? अब हम कंपनी की डेफिनेशन की तरफ मूव करने लगे, जिसमें 7-8 चीजें हैं। कंपनी मीन्स द फॉलोइंग, अ कंपनी, बड़ी बात बताइए। कंपनी मीन्स द फॉलोइंग, अ कंपनी एज डिफाइंड इन कौन सा लॉ? कंपनीज एक्ट। कौन सा कंपनीज एक्ट? 2017। अगला पॉइंट कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अ बॉडी कॉर्पोरेट, चंद लोग मिले, अंडर एनी लॉ, किसी लॉ में, इन फोर्स इन पाकिस्तान। तो ये असल में ना बिफोर इंडिपेंडेंस था, पाकिस्तान के आजाद होने से पहले की बात है। तो ऊपर देखिए ब्लैक। तो पाकिस्तान के आजाद होने से पहले अगर कोई लॉज थे, तो उन लॉज के तहत अगर कोई कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ था, तो उनको भी हमारे लॉ ने कंपनी की छतरी में डाल दिया, उन्हें कहा तुम भी बाहर की चीज नहीं हो। लेकिन अब तो कंपनीज एक्ट 2017 आ गया है। इससे पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था, अभी उसको लेटेस्ट उन्होंने चेंज किया। उससे पहले भी कोई लॉ था, उस तारीख को छोड़ें, हिस्ट्री को छोड़ें। तो ये है जी सारी स्टोरी। ये बस कोई इतना खास पॉइंट नहीं है जिसको आपने बस एज इट इज पढ़ लेना है एक दफ़ा और याद कर लेना है। अब बॉडी कॉर्पोरेट, चंद लोग मिले, फॉर्म बाय और अंडर एनी लॉ। बाय और अंडर एनी लॉ में ये फर्क होता है। बाय लॉ का मतलब होता है हुकूमत ने कंपनी बनाई थी, अंडर लॉ का मतलब होता है कंपनी तो खुद बनी थी,
बाद में उसने जाके अपने आप को हुकूमत के अंडर रजिस्टर करवा लिया, और वो लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान हमें लाना पड़ा था क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त और कोई लॉ मौजूद नहीं था। मुदारबा, मुदारबा में ये होता है कि एक बंदा पैसे डालता है और दूसरा बंदा अपनी सर्विसेज देता है। तो मिसाल के तौर पे आप 10 लोगों ने 1-1 करोड़ रुपया डाला, 10 करोड़ हो गया, और 60 डॉलेंस ने कहा मैं मोटरसाइकिल पे पहनने वाले एसी वाले हेलमेट बना देता हूं, तो उन्होंने ये काम कर दिया। तो आपने पैसा डाला, डॉलेंस ने सर्विस दी। इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? तो मुदारबा का अरेंजमेंट भी किसकी डेफिनेशन में फॉल करेगा? कंपनी के डेफिनेशन में। नेक्स्ट, a body incorporated under the law of a country outside Pakistan relating to incorporation of companies। इसका क्या मतलब है? अच्छा देखें, अगर पूरी दुनिया में 50 मिलियन कंपनीज हैं, 50 मिलियन कंपनीज हैं, तो उनमें से दुनिया में मैं कह रहा हूं, उनमें से शायद 1 मिलियन कंपनीज एक्ट 2017 के तहत अपने आप को उन्होंने रजिस्टर कराया हो, और बाकी जो 49 मिलियन कंपनीज हैं दुनिया में, उन्होंने अपने आप को कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर कराया होगा या अपने अपने मुल्क के लॉज के तहत रजिस्टर कराया होगा? चाइना वालों ने अपने लॉ के तहत रजिस्टर कराया होगा, तुर्की वालों ने अपने लॉ के तहत रजिस्टर कराया होगा, जर्मनी में अपने लॉ के तहत रजिस्टर कराया होगा, यूएई वालों ने अपने लॉ के तहत रजिस्टर कराया होगा। अब अगर पॉइंट डी में वो सारे दुनिया के मुल्कों के 250-300 मुल्क हैं दुनिया में, अगर सारे मुल्कों के सारे कंपनी लॉज के सारे नाम लाने की कोशिश करता, तो हम सारे के सारे क्लास में बैठे हुए परेशान हो जाते और हम कहते भाईजान ये क्या हो गया, इतने ज्यादा नाम हम याद नहीं कर सकते। तो उसने कहा पूरी दुनिया के अंदर जिस कंपनी लॉ के तहत जो कंपनी जहां जहां दुनिया के जिस कोने में जैसे भी रजिस्टर्ड है, हम इस चक्कर के अंदर नहीं पड़ेंगे और हम सिंपल ये कह देंगे आउटसाइड पाकिस्तान इनकॉर्पोरेट हुई है। आउटसाइड बाहर वाले तो फिर सारे मुल्क हैं, हमारे अलावा वाला मुल्क। तो इसका मतलब है पूरी दुनिया के अंदर जितने मुल्कों में जितनी कंपनीज हैं वो सारी की सारी हमारी नजर में कंपनी तो हैं, लेकिन उनमें से रेजिडेंट कौन सी है, नॉन रेजिडेंट कौन सी है, वो बहस आपसे इतनी हो चुकी है कि उस बहस पे अब बहस की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ए में पाकिस्तान के अंदर वाली कंपनीज आ गई और जी में बाहर के मुल्कों वाली सारी कंपनीज आ गई। अब बॉडी कॉर्पोरेट, चंद लोग मिले अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री, किसी लॉ के तहत जो कि आउटसाइड पाकिस्तान है, और किसको डील कर रहे हैं? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज को। तो ये है बात। 50 मिलियन अगर दुनिया में कंपनीज है तो 1 मिलियन थोड़ी सी कंपनीज पॉइंट ए में कवर हो गई, बाकी दुनिया की सारी कंपनीज पॉइंट डी में कवर हो गई। नेक्स्ट, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ फाइनेंस सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपने अक्सर सुना होगा, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई नहीं। अब्दुल्ला ठीक है, आप बैठो आराम से तो जाके। कोऑपरेटिव सोसाइटी और फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी, दोस्तों की सोसाइटी इसमें नहीं आएगी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी वगैरह लोगों को लोन वगैरह देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जैसे वापडा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस टाइप की सोसाइटीज़ कहते हैं वो मेरी नज़र में क्या होंगी, बोलें PCSIR सोसाइटी और पता नहीं क्या क्या नाम है। तो ये भी कहते हैं मेरी नज़र में कंपनीज़ हैं। बस इतना ही इस हद तक याद करने, क्योंकि कंपनीज़ की टैक्सेशन हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। चंद साल पहले तक कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन हमारे सिलेबस में होती थी, लेकिन अब वो निकल गई हुई है, इसलिए हमने सिर्फ नाम ही याद रखना है। पॉइंट एफ, नॉन प्रॉफिट इदारा जैसे ईदी वेलफेयर ट्रस्ट है, तो ये भी लॉ की नज़र में क्या है? कंपनी। अ ट्रस्ट, इसकी डेफिनेशन इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अ ट्रस्ट और एन एंटिटी और अ बॉडी, कुछ लोग मिले और पाकिस्तान के अंदर किसी मौजूदा लॉ के तहत अपने आप को रजिस्टर करवा लिया। बहरहाल ट्रस्ट को कल पढ़ेंगे यहाँ पे आके। एच, अ फॉरेन एसोसिएशन, ये शेर है। आप जंगल के बादशाह हैं, आपने जो है वो शेर को कह दिया कि भाई तू शेर नहीं है, तू चिड़िया है। अब शेर के रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप जंगल के बादशाह हैं, आपने इसको क्या नाम दे दिया है? चिड़िया।
बाहर के मुल्क से, नॉन सियासी पोस्ट, बाहर के मुल्क से एक एओपी आई, अ फॉरेन एओपी, बाहर के मुल्क से कोई एओपी आई, विच द बोर्ड हैज जबरदस्ती डिक्लेयर टू बी अ कंपनी। बाहर के मुल्क से दो पार्टनर आए और दो पार्टनर्स ने आके कारोबार शुरू किया। मिसाल के तौर पे ये जो है वो सचिन साहब हैं और ये जो है वो मचिन साहब हैं। इन दोनों ने जो है वो बाहर के मुल्क से आके पाकिस्तान में कोई पार्टनरशिप शुरू की और ये दो अपने आप को पार्टनर कह रहे हैं और ये पार्टनरशिप जी हजरात, बिजली के बाद तशरीफ आवरी है। सचिन और मचिन ने आगे कहा हम पार्टनरशिप फर्म हैं और हम आपस में पार्टनर हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, मैं तेरा पार्टनर तू मेरा पार्टनर, मैं तेरा पार्टनर तू मेरा पार्टनर। अब ऐसी सूरत में गवर्नमेंट ने कहा चलो तुम दोनों हमारी नजर में उड़ो, इधर से गायब हो जाओ, तुम दोनों हमारी नजर में क्या हो। अब अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म को जबरदस्ती कंपनी करार दे दें तो वो पार्टनरशिप होने के बावजूद भी क्या कही जाएगी अब्दुल्ला, क्या कही जाएगी, कंपनी कही जाएगी। अ फॉरेन एओपी विच द बोर्ड, बोर्ड कौन सा, व्हाइट बोर्ड या फेडरल बोर्ड, विच द बोर्ड हैज जबरदस्ती, जबरदस्ती, विच द बोर्ड हैज जबरदस्ती डिक्लेयर टू, वो कह रहे मैं शेर हूं, बोर्ड कह रहे तू चिड़िया, मैं शेर तू चिड़िया। अच्छा, अ फॉरेन एओपी विच द बोर्ड हैज, ये क्या कह रहे हैं हम पार्टनर, बोर्ड कह रहे हैं नी तू कंपनी, विच द बोर्ड हैज जबरदस्ती डिक्लेयर टू बी अ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। किस पर्पज के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। रिकॉर्ड तोड़ दें, किताबें ले लें, हाथ खड़े करें, आज किताब लेके जाएंगे। अच्छा डन हो गया जी। ये क्या लिखा हुआ है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, इसके लिए मेरे भाई जरूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान में रजिस्टर हुई हो या ना, सॉरी पाकिस्तान में नहीं, बाहर के मुल्क में भी। असल में ना एक चीज सुन लें कि पाकिस्तान में भी ना एओपीज को किसी लॉ में रजिस्टर कराना अपने आप को जरूरी नहीं है। जैसे कंपनीज को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाके रजिस्टर कराना जरूरी होता है ना, कंपनी अपने बिल बोर्ड पे या बोर्ड्स पे कंपनी लिख ही नहीं सकती जब तक कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर ना करवा ले, SCCP से। लेकिन एओपीज को याद रखिएगा, पाकिस्तान में अपने आप को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। आप जो है वो असलम है, आपके साथ वाला अकरम है, दोनों ने अमरूद बेचने का कारोबार शुरू कर दिया। आपने आपस में पार्टनरशिप में एग्री कर दिया कि 1000 रुपए के अमरूद खरीदेंगे, 1200 के बिके, 100 तो ऐसी 100 मेरा, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा, आपको कहीं जाके अपने आप को, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। हाँ, साल के एंड पे FBR को आप टैक्स जरूर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी इदारे के पास जाके आप अपने आप को रजिस्टर करवा रहे होंगे। तो याद रखिएगा, एओपीज के लिए पाकिस्तान में कोई रूल नहीं है कि कारोबार शुरू करते हुए किसी इदारे के पास जाके अपने आप को क्या करवाएं, रजिस्टर करवाएं। तो रजिस्टर करवाना कहीं जरूरी नहीं है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो बाहर के मुल्कों से कई दफा एओपीज आती है ना, हो सकता है वो बाहर के मुल्क में रजिस्टर हुई हो या ना हो, कहते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो बाहर के मुल्क में रजिस्टर हो या ना हो, कोई फर्क नहीं, हो या ना हो, हाँ कोई नहीं जरूरी। फॉर्म कहाँ रजिस्टर होती है, वो फॉर्म आईकैप से रजिस्टर होती होंगी पाकिस्तान के किसी लॉ के अंदर, वो तो आईकैप से जाके सीए फॉर्म से रजिस्टर होती हैं। मैं जनरल पार्टनरशिप के कारोबारों की बात कर रहा हूँ, कहीं पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। आज मैं और आप जो है वो कारोबार शुरू करते हैं पापड़ बेचने का, कहीं रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। ठीक है जी। तो ये जो बाहर के मुल्क से एओपीज आके पाकिस्तान में बैठ जाती हैं, इनको अगर बोर्ड जबरदस्ती, ये बड़ी बड़ी एओपीज होती हैं जो उनके बड़े स्केल के बिजनेस होते हैं, इनको जबरदस्ती बोर्ड कंपनी कह देता है। तो अगर ये कंपनी बन जाती हैं तो क्या इनके लिए बाहर के मुल्क में अपने आप को रजिस्टर कराना जरूरी है? चाहे करा लें चाहे ना कराएं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे विल स्टिल बी कॉल्ड एज कंपनी। क्या हर फॉरेन पार्टनरशिप फर्म को जो है वो कंपनी कहा जाएगा, या जिसको बोर्ड कह दे, जिसको बोर्ड कह दे। अच्छा, पर्सन की डेफिनेशन में ना प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट नहीं आई थी, लेकिन अब हम डेफिनेशन पढ़ें कंपनी की। तो कंपनी की डेफिनेशन में उसने डाल दिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट और अ छोटी सी कंपनी। साथ वाले को देखें, छोटी सी कंपनी और अ छोटी सी कंपनी। क्लियर? नाउ व्हाट इज स्मॉल कंपनी?
इसके ऊपर बात करते हैं, नीचे आ जाए, रेट्स ऑफ टैक्स फॉर कंपनीज। पहले आप ये ज़रा याद कर लें 1-2 मिनट में, कंपनी में कौन कौन आता है। मुदारबा बस ये होता है, मुदारबा की डेफिनेशन मोहतरम हमारे सिलेबस में होती थी, निकल गई भी। अब मैं क्या करूँ, इसलिए मुझे इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये बताना चाहिए मुदारबा कंपनी होती है, सादा सी बात। जितनी सिलेबस के स्कोप में चीज़ें उतनी करते हैं। साथ साथ याद कर रहे हो या संडे के लिए छोड़ा हुआ है? साथ साथ याद कर रहे हो। जो 22 लाख कंपनीज होगी वो गवर्नमेंट की होंगी, वो गवर्नमेंट की होंगी। हाँ, ये कह सकते हो आप। ओके, तो ट्राई कर लेते हैं। इस वजह से हुआ है, अभी ट्राई तो करते हैं ना बैठ के। अच्छा जी, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रेट्स ऑफ टैक्स फॉर कंपनीज। कंपनीज के लिए रेट्स ऑफ टैक्स 2022, ये दूसरी क्लास में से मैंने पूछा था, हमारा साल शुरू कब होगा? 1 जुलाई 2021 को, और एंड कब होगा? 30 जून 22 को। आज क्या तारीख है? 31 मार्च 2022। अगर आज 31 मार्च 2022 तारीख है तो बता दें हम किस टैक्स ईयर में बैठे हैं? 2022 में। तो 2022 में कंपनीज के लिए टैक्स रेट क्या है? 29%। लेकिन अगर एक कंपनी कौन सी कंपनी हो? स्मॉल कंपनी, तो फिर उसके लिए 2022 में रेट क्या है? यानी 8% रेट कम हो गया इनके लिए। ये बेनिफिट है स्मॉल कंपनी को। 2023 में इनके लिए रेट क्या होगा? 20%। और 2024, 25, 26 में भी 20%। यानी हर साल काम नहीं होगा कि 0% रेट हो जाए, बल्कि नेगेटिव में चला जाए, हुकूमत इनको टैक्स दे रही हो। तो इनके लिए रेट कितने परसेंट है? 20%। अच्छा, अब किसकी डेफिनेशन हम पढ़ने लगे हैं? स्मॉल कंपनी की। किसकी डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं? स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2005। तो स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो किस वक्त रजिस्टर हुई थी? 1 जुलाई 2005 के बाद। इसका मतलब है ये शायद मुशर्रफ का ज़माना था, तो उस थे आप 2005 में? 2005 में मिल्क पीते बच्चे थे? सीरियसली? कब पैदा हुए? 2003 में, 4 में? 1999 वाले कौन से हैं? हाथ खड़ा करें। 2000 वाले, 2001 वाले, 2002 वाले, होते सारे 2003 वाले, 2004 वाले खड़े होते ना, तो 2004 वाले खड़े होते ना सारे। 2004 वाले खड़े हो जाओ यार, कुछ नहीं होता। 2004 वाले, 2004 वाले, 2004 वाले, 2005 वाले, 2000 कोई बच्चा तो नहीं बैठा हुआ? 2006 वाले। अच्छा, ये क्या फर्क है? ये दूसरी तीसरी स्किप की है, क्या किया है? कितने है ये? अच्छा, अ स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी, ब्लू शर्ट बैठ जाए, जज़ाकल्लाह। अ स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2005। तो ये कॉन्सेप्ट मुशर्रफ के ज़माने में आया था स्मॉल कंपनीज़ का, वरना पहले सारी कंपनीज ही टैक्स दिया करती थी 29% के रेट के एतबार से। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आया जिसमें कहा गया कंपनीज 29% के एतबार से टैक्स ना दें, बल्कि कंपनी जो है वो कम रेट के ऊपर टैक्स दें। तो 1 जुलाई 2005 में ये कॉन्सेप्ट आया था। अब आप कहेंगे कॉन्सेप्ट 1 जुलाई 2005 को आया था और इन्होंने कंपनीज एक्ट 2017 में कैसे रजिस्टर करवा लिया अपने आप को? क्योंकि कंपनीज एक्ट 2017 तो बाद में आया होगा। ये कंपनीज एक्ट 2017 तो उसने रिप्लेस कर दिया। असल में इन कंपनीज ने अपने आप को कंपनीज एक्ट 2017 में रजिस्टर नहीं कराया था। इन कंपनीज ने अपने आप को रजिस्टर करवाया था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 का कंपनीज ऑर्डिनेंस था, उसके तहत अपने आप को रजिस्टर कराया था। लेकिन वो लॉ ही अब पाकिस्तान से ख़त्म हो गया हुआ है, तो ऐसे ही ICAP ने भी फिर साथ बीच में लिख दिया कंपनीज एक्ट 2017, लेटेस्ट लॉ का नाम लिखा हुआ है। तो फिलहाल आपको इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि ये कैसे हो सकता है कि 2017 में जो लॉ बना हो उसके अंदर कंपनी 5 वाली अपने आप को रजिस्टर करवा ले। तो इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो फिलहाल मैं आसानी के लिए ये लाइन ज़रा काट रहा हूँ। तो बस वो कंपनी स्मॉल होगी जो कब बनी है? 1 जुलाई 2005 से पहले। इसको बस एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। आगे, अच्छा जी, स्मॉल कंपनी क्या होगी? स्मॉल कंपनी वो होगी
विच हैज पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स। रिजर्व्स होते हैं प्रॉफिट्स और कैपिटल होता है बिजनेस का सरमाया, जो आपने बिजनेस स्टार्ट करते हुए डाला था कैपिटल। अब कैपिटल और रिजर्व्स में फर्क क्या है? कैपिटल एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स। इंजमामुल हक ने और सकलैन मुश्ताक ने मिलके एक स्मॉल कंपनी खोली। करोड़ उसने डाला, करोड़ उसने डाला, 2 करोड़ डाल के स्मॉल कंपनी खोली। ये जो बिजनेस स्टार्ट करते हुए पैसा डाला जाता है 2 करोड़ रुपया, इसे क्या कहते हैं? कैपिटल या प्रॉफिट्स? उसके बाद इन्होंने चीजें खरीद के बेचना शुरू की। साल के एंड पे इनको 50 लाख रुपए प्रॉफिट आया। उस 50 लाख में से ये लोग 20 लाख घर लेके चले गए, 30 लाख इन्होंने कंपनी में ही पड़ा रहने दिया इस्तेमाल के लिए। वो जो 30 लाख है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है? तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है ऐसा प्रॉफिट जो अभी बांटा नहीं। तो प्रॉफिट मुराद है इधर या ऐसा प्रॉफिट जो अभी बांटा नहीं? तो अगर किसी कंपनी का कैपिटल और प्लस प्रॉफिट्स जमा कर लिए जाएं, कौन से प्रॉफिट्स? जो टोटल जो प्रॉफिट्स आए वो नहीं, वो प्रॉफिट्स जो अभी बांटे नहीं। ये किससे कम हो? 50 मिलियन से कम हो, तो ऐसी कंपनी को क्या कहा जाएगा? स्मॉल कंपनी। क्लियर? इन दोनों को जमा करना है। अब देखिए मिसाल के तौर पे एक कंपनी कहती है मेरा कैपिटल है 30, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है 11, तो टोटल कितना हो गया? 41। तो 41 50 से कम है ना? नॉट एक्सीडिंग का मतलब क्या है? बढ़े ना, तो 50 से कम है, तो फिर ये स्मॉल कंपनी बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी। और अगर 30 + 30 होता तो ये कितना हो जाता? फिर तो ये स्मॉल कंपनी नहीं है, फिर तो ये बड़ी कंपनी है। ओके, नेक्स्ट। ये कौन सी केबल उतर गई? अच्छा जी, डेट एज एम्प्लॉइज नॉट एक्सीडिंग 250 एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। जिसके एम्प्लॉइज किससे कम हो? 250 से कम हो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपके 22 जून को आपके पास 255 एम्प्लॉइज हैं, तो फिर आप क्या होंगे? स्मॉल कंपनी होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। साल के आखिरी दिन इसमें जरूरी नहीं है, किसी भी वक्त साल में आपके एम्प्लॉइज किससे क्रॉस नहीं करने चाहिए? 250 से। डेट हैज एनुअल सेल नॉट एक्सीडिंग 250 मिलियन। टर्नओवर क्या होती है? सेल। जिसकी सेल साल की किससे कम है? 250 से कम है। अगर ये शराइत पाई जा रही है तो ये कंपनी कौन सी कंपनी है? छोटी सी कंपनी। ये कंपनी कौन सी कंपनी है? छोटी सी कंपनी। साई की तरफ देखा करें, ये कंपनी कौन सी कंपनी है? छोटी सी कंपनी। क्लियर? अच्छा, अब मोहतरम सेल क्या होती है? सेल क्या होती है? मिसाल के तौर पे एक दुकानदार है, वो 1 लाख रुपए का एसी खरीदता है और 1 लाख का एसी खरीद के 1,20,000 का बेचता है, तो सेल क्या है? 1,20,000। और प्रॉफिट क्या है? 20,000। 1,20,000 माइनस 1 लाख। तो सेल किससे ज्यादा होनी चाहिए कंपनी की? 250 मिलियन से ज्यादा होनी चाहिए तो स्मॉल कंपनी नहीं है, और अगर 250 के अंदर अंदर है तो स्मॉल कंपनी है। अच्छा, वैसे मजे की बात है, कोई कंपनी आपको आके बताए कि मेरे 240 एम्प्लॉइज हैं, आप कहेंगे स्मॉल कंपनी, छोटी सी कंपनी। कहेगा मेरे 240 एम्प्लॉइज हैं यार, 240 एम्प्लॉइज हैं, आप कहेंगे छोटी सी कंपनी। कोई कंपनी आके कहे मेरी 200 मिलियन सेल है, छोटी सी कंपनी। ओए मेरे 40 मिलियन कैपिटल, छोटी सी कंपनी। चले वापस आए। बहरहाल इस तरह की हरकतें नहीं करते, शर्मिंदा नहीं करते किसी को। ओके, पॉइंट नंबर 4। जी भाई कुछ बोलना चाह रहे थे, बोल गए। अच्छा, 2005 में एक कंपनी थी जिसके 400 एम्प्लॉइज थे।
तो इस कंपनी ने कहा मुझे तो ये बेनिफिट मिलेगा नहीं क्योंकि मैं तो पुरानी बनी हुई हूँ, सिर्फ उन कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा जो 2005 के बाद बनी है। तो इसलिए ये जो बड़ी कंपनी थी एक 400 एम्प्लॉयज़ वाली, इसने एक प्लानिंग की, गेम डाली 2 नंबरी की, और इसने 2 कंपनीज अलग अलग रजिस्टर करा ली। रशीद, गामे, शीदे, इधर आओ। 200 एम्प्लॉयज़ को आवाज़ें मार के इधर बुला लिया। अकरम तू उधर जा, असलम तू भी इसके साथ चला जा, बाबर उठ चल तू भी इनके साथ चला जा। 200 को इधर बुला लिया। अब 200 एम्प्लॉयज़ इधर बुला लिए, 200 एम्प्लॉयज़ इधर बना लिए। पहले बना रहे थे जूते, अब भी बना रहे हैं जूते, पढ़ भी रहे हैं जूते। तो अब इधर मर्दों के जूते बना रहे हैं, इधर औरतों के जूते बना रहे हैं। एम्प्लॉयज़ वही, बंदे वही, फैक्ट्री वही, सब कुछ वही, सब वही, बस नई कंपनीज के नाम से अपने आप को रजिस्टर करा लिया ताकि हम चौथी सी कंपनी लगें। हालांकि ये वड्डी को तोड़ा गया है, तोड़ो तोड़ो। तो वड्डी को तोड़ा गया है और तोड़ के क्या बनाई है? छोटी छोटी कंपनीज। तो लॉ मेकर कहता है पॉइंट 4 में ये 2 नंबरी करोगे तो आप हमारी नजर में छोटी कंपनी नहीं होगे क्योंकि आप पहले वड्डी थे। इज नॉट फाउंड बाय तोड़िंग अप और रीजोड़िंग ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। तुम्हारा तो बिजनेस पहले से ही मौजूद था, तो अगर उसे स्प्लिट करके बाद में रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया तुमने, यानी स्प्लिट किया और बाद में लॉ में अलग अलग जाके अपने आप को नए नामों से रजिस्टर करवा लिया, तो फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। व्हाइट बोर्ड की तरफ देखते रहे, फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। नहीं नोट कर रहे? चलें ठीक है, मैं फिर आगे पढ़ाता हूं। कर रहे हैं? नहीं करना? ये करना है नोट डब्बे? नहीं करने? जाओ यार, तो उठो भाई। तो ये 400 एम्प्लॉयज़ थे, इनको उठाएं। ये 400 एम्प्लॉयज़ थे, ये 200 एम्प्लॉयज़ और ये 200 एम्प्लॉयज़। डन जी। अब्दुल्ला भाई क्या कर रहे हैं आप? माइक पे बताएं ज़रा। जी जी, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है दोबारा बनना, दोबारा रजिस्टर कराना। क्लियर? क्या चीज़? डिफरेंट नेम भी हो सकता है, पुराना ये कंपनी हो सकता है पुराना नाम रख ले, ये कोई नया नाम रख ले, कुछ भी हो सकता है। ओके अच्छा, एक है कॉन्सेप्ट, इस पॉइंट 4 को जरा दोबारा इंग्लिश पढ़ लें। इज नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप, तोड़ने से और फिर दोबारा जोड़ने से, दोबारा रजिस्टर कराने से उस कंपनी को जो ऑलरेडी पहले से मौजूद थी। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको स्मॉल कंपनी नहीं कहा जाएगा। ओके नेक्स्ट, इज नॉट अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अच्छा, अब स्मॉल का लफ्ज तो यहां भी आ रहा है लेकिन मीडियम का लफ्ज भी आ रहा है। तो चैप्टर 6 जब हमारा आएगा ना, चैप्टर 6 आपका भी आएगा, चैप्टर 6 जब आएगा ना तो उसमें हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। जब वो डेफिनेशन हम पढ़ लेंगे तो हमें पता चलेगा एसएमई और स्मॉल कंपनी में क्या फ़र्क है। तो अभी आपको इस लफ्ज़ के बैकग्राउंड पे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, अभी सिर्फ इतना सा याद रख लें, कोई कंपनी होती है जो एसएमई होती है, अगर वो एसएमई है तो वो स्मॉल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर वो एसएमई है तो वो स्मॉल नहीं है। और एसएमई कौन सी होती है वो फिर कभी देखेंगे। अच्छा, अब बताएं, ये पांचों बातें पाई जानी चाहिए, पांचों या पांचों में से कोई एक बात भी पाई जाए तो कंपनी स्मॉल होगी। पांचों की पांचों पाई जानी चाहिए, क्योंकि दरमियान में क्या लिखा हुआ है? एंड लिखा हुआ है। दरमियान में क्या लिखा हुआ है? एंड लिखा हुआ है। तो पांचों की, जानने वाला था इसलिए मैंने किया, तो पांचों की पांचों बातें जो है वो जिस कंपनी में पाई जाएंगी वो क्या, कौन सी कंपनी होगी? बोले, स्मॉल कंपनी होगी। अच्छा, एक कंपनी है वो कहती है जी मेरी ये वाली फिगर 40 मिलियन है, एम्प्लॉयज माशाल्लाह मेरे 200 हैं, सेल पे अल्लाह नजर ना लगाए 300 मिलियन है। आप बता दें ये स्मॉल कंपनी है या स्मॉल कंपनी नहीं है? अपनी तरफ से कोई लफ्ज नहीं पेपर में लिखाना, बिग कंपनी, मोटी कंपनी, ये लफ्ज लॉ में नहीं है। दो ही लफ्ज हैं लॉ में, इट इज ए स्मॉल कंपनी, इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। कोई तीसरा लफ्ज नहीं है, बिग कंपनी, लार्ज कंपनी, फैट कंपनी, ये लफ्ज लॉ में नहीं है। तो इसलिए अपनी तरफ से कोई लफ्ज लिख के नहीं आना। बस आपने अगर कंक्लूजन कभी जिंदगी के मोड़ पे देना पड़ा आई कैप में बैठ के, कौन से वाले में, कपल्स वाले मैरिज हॉल में गए थे आप कहाँ गए थे?
कायदे आजम इंपीरियल। अच्छा, तो इसलिए मेरे भाई ये बात याद रखिएगा कि ये 5 की 5 शराइत सारी पूरी होना जरूरी है। अब माना कि आपने पेड अप कैपिटल जब इसका देखा तो आपने कहा 40 मिलियन। जब आपने एम्प्लॉयज देखा 200 मिलियन, छोटी सी कंपनी। जब आपने सेल देखा आपने कहा आ जाओ। तो फिर तुम स्मॉल कंपनी नहीं हो। अगर तुम स्मॉल कंपनी नहीं हो तो चाचू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चाचू ने कौन सा रेट लगाना है फिर एफबीआर ने? 29% रेट लगाना है। लास्ट रो के अंदर जो है वो टीए भाई धड़ाधड़ मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्योंकि पीछे कोई देख नहीं रहा, इसलिए वो मजे से मोबाइल यूज कर रहे हैं। करना भी चाहिए, कोई मसला नहीं, वेले बैठे हैं अभी। आगे चलें जी। 32 एओपी। आप क्या है? एओपी। बस करते हैं ये इसका ए और 2 पॉइंट ए और बी पढ़ के बस करते हैं। एओपी। एओपी क्या होती है जी? पार्टनरशिप फर्म्स। अ फर्म मजबूती होता है फर्म? नहीं, फर्म अगले सफे पे देखेंगे इंशाल्लाह। अ फर्म, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। भाईजान, कोई शर्मा थे, कोई चरमा थे, कोई लरमा थे, ये तीनों जो है वो आपस में भाई थे। तो ये तीनों भाई जो है वो जब पाकिस्तान की तकसीम हो रही थी तो शर्मा ने चरमा को कहा लरमा को लेके साथ चलें पाकिस्तान। तो ये तीनों जो है वो पेशावर में पाए गए। अब जब ये तीनों पेशावर में पाए गए, इन्होंने आके गुजरांवाला में एक ब्रांच खोली। जब इन्होंने गुजरांवाला में ब्रांच खोली तो कमिश्नर ने पूछा तुम तीनों अलग अलग हो? इन्होंने कहा जान चली जाएगी, डिवाइड नहीं होंगे, हमारा एक ही कारोबार है। तो अगर पाकिस्तान जब तकसीम हुआ था तो हिंदुस्तान से जो फैमिलीज आई थी और इन्होंने अपने आप को अभी तक तकसीम नहीं किया, अगर डिवाइड हो गए फिर तो ये इंडिविजुअल्स हैं। अगर अलग अलग हो गए फिर तो अकेले अकेले हैं। लेकिन अगर अनडिवाइडेड हैं तो फिर ये क्या है? एओपी। तो ये एक बड़ी पुरानी सी बात है, अब पता नहीं उनमें से कोई जिंदा भी हो या ना। अब तो चरमा की भी कबर नहीं मिलती, तो बल्कि ये तो ऊपर ही उड़ा दिए जाते हैं आग के जरिए। हाँ जी मोहतरम। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मुस्लिम्स अगर ऑब्वियसली कोई एग्रीमेंट ऐसा कर लें जिससे वो फर्म साबित हो जाए तो फिर वो पार्टनर होंगे। ओके, अच्छा ये छोटी सी बात है, फर्म इसको पढ़ लें। ये 2 पॉइंट्स हमारे रह गए, सीओडी। ये इंशाल्लाह कल आप तैयार होके आएंगे तो फिर करेंगे। ऑनलाइन वाले तैयार भी नहीं होते, मुंह धो लिया करें प्लीज़। नहीं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा। आपने कभी ऑनलाइन क्लास ली मुंह धोए बगैर? हाथ खड़ा करें। बिस्तर से उठे और क्लास लेनी शुरू कर दी, हाथ खड़ा करें। यार मुंह धो लिया करो यार, कुर्सी पे बैठ जाया करो। लेट के क्लासें ली ऑनलाइन, हाथ खड़ा करें। अच्छा जी, आखिरी महीने में 25-25 लेक्चर लिए एक सब्जेक्ट के। लेक्चर पेंडिंग ना छोड़ा करे भाईजान। ऑनलाइन जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनको आगे लेक्चर्स का पहाड़ नजर आ रहा है, तो याद रखिएगा अगस्त के अंदर टीचर तो अपने लिए टाइम मांग रहा होता है कि मैंने कुछ आपको चीज़ें ओवरऑल समराइज करवानी है। अगस्त के लिए तैयारी के लिए टाइम ना छोड़ा करें, पहले से तैयारी करके रखा करें। अगस्त में रिवीजन के लिए टाइम छोड़ा करें। ओके, फर्म मीन्स द रिश्ता between the Mia Bibi who have agreed to spend life together till death and in Jannat as well. ये फर्म है। ओके, वापस आ जाएं जिथे दिख होती हो। अच्छा, फर्म का क्या मतलब है? द रिश्ता बिटवीन द पर्सन्स। आप इधर आओ जल्दी, टाइम नहीं। 9 मिनट बचेंगे, पास पेपर के सवाल कराने हैं। मुझे हाथ मिलाओ। ये एक रिश्ता है कितने बंदों के दरमियान? 2 बंदों के दरमियान। ये एक रिश्ता है कितने बंदों के दरमियान? 2 बंदों के दरमियान। मौलवी साहब ये रिश्ता करवा रहे हैं, ये रिश्ता कितने बंदों के दरमियान है? कितने बंदों के दरमियान है? 2 बंदों के दरमियान रिश्ता है। और ये रिश्ता क्या है? दे हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। दे हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। ये प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल। हो सकता है सुबह दोनों ही आके दुकान पे बैठ जाएं एक दूसरे को देखने के लिए। कैरिड ऑन बाय ऑल, हो सकता है दोनों दुकान पे आके बैठ जाया करें। और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या एक दूसरे को उठ के कोनी मारे जा तू ही जा दुकान पे। एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो सारे पार्टनर्स का बिजनेस में आना जरूरी है, या पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर भी दुकान पे आके बैठ जाए तो वो फर्म है? तो ये जी फर्म की डेफिनेशन है। अब आप शुरू करें पास पेपर्स। क्वेश्चन नंबर Question 17, page 46.
Question 17, page 46. In view of the provisions of Income Tax Ordinance 2001 and rules made thereunder, determine the residential status. रेजिडेंशियल स्टेटस आपने निकालना है फॉर द टैक्स ईयर 2013. टैक्स ईयर 2013 का क्या मतलब है? टैक्स ईयर 2013 का मतलब है 1 जुलाई 12 को शुरू होगा और ख़त्म कब होगा? 30 जून 2013 को ख़त्म होगा. ओके, 1 जुलाई 12, 30 जून 13, टैक्स ईयर 2013. पॉइंट 4, स्मिथ अ नाइजेरियन फुटबॉल कोच, एक नाइजेरिया का फुटबॉल का कोच है, पाकिस्तान आया चलते चलते नाइजेरिया से ऑन 28 फरवरी 2013 और 31 अगस्त को जाते हुए कहा मैं नहीं आऊँगा. ही लेफ्ट द कंट्री ऑन 31 अगस्त 2013. तो मोहतरम, ये फरवरी का महीना में 28 फरवरी को आया, मार्च में रहा, अप्रैल में रहा, मई में रहा, जून में रहा, जुलाई में रहा, अगस्त में रहा. लेकिन जिसको मैं ग्रीन करने लगा हूं, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं कि ये ग्रीन वाले हिस्से में पाकिस्तान रहे या ना रहे, क्योंकि हमारी नज़र में तो हमारे साल के दिन काउंट किए जाएंगे. तो अगर मैं दिन गिनने पे आऊं तो फरवरी में 1, मार्च में 31, अप्रैल के अंदर जो है वो 30, मई के अंदर 31 और जून के अंदर 30 और टोटल बन गया 123. तो 123 डेज ये पाकिस्तान में रहा. देयरफॉर ही विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेजिडेंट. ना स्मिथ पे जाने, ना नाइजीरिया पे जाने, ना फुटबॉल पे जाने, ना आपने और किसी चीज़ पे जाने. आपने सिर्फ ये देखना है कि नंबर ऑफ डेज कितने रहे. तो नंबर ऑफ डेज की बेस पे रेजिडेंशियल स्टेटस निकलेगा. तो इसका जवाब लिखें आप, जिसको आप कहते हैं ना जवाब ही दे दो, वो वाला जवाब लिखें. एन इंडिविजुअल शेल बी आ, स्पीड अप गाइस, एन इंडिविजुअल शेल बी आ resident individual, an individual shall be a resident individual. नहीं नॉन रेजिडेंट नहीं मैं लिखवा रहा, खुदा का खौफ कर यार. an individual shall be a, पहले बात तो करवा लेने दे, लिख. an individual shall be a resident individual if he is present in Pakistan. if he is present in Pakistan, ना आपने भी लिखना है ये अंग्रेजी क्लास के बाद में. if he is present in Pakistan for a period of, if he is present in Pakistan, ये वो है जो हमने घर में कल याद किया है. if he is present in Pakistan for a period of, or period amounting in aggregate to, or period amounting in aggregate to 183 days or more, 183 days or more in a tax year, 183 days or more in a tax year. In this case स्मिथ इज ए नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल. अब इन दिस केस से आगे सारा लिखना शुरू करें, पिछला तो लॉ की लैंग्वेज थी ना. इन दिस केस से आगे लिखना शुरू करें जिसका पीछे वाला रह भी गया. इन दिस केस स्मिथ इज अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल बिकॉज हिज स्टे इन पाकिस्तान इज फॉर ओनली वन, हिज स्टे इन पाकिस्तान इज फॉर ओनली 123 days. Stay in Pakistan is for 123 days as calculated below. As calculated below. His stay in Pakistan is for 123 days as calculated below. और नीचे ये कैलकुलेशन शो कर दें, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. भाई ये सवाल की जान लेने के बराबर है कि अगर आप इस तरह लिखाएं he stayed in Pakistan for 123 days, he is non-resident, I am moving to next question. लॉ की लैंग्वेज, लॉ की प्रोविजन भी लिखा करें. ओके, पॉइंट 1, रमीज प्रोसीडेड टू सऊदी अरेबिया ऑन 24 दिसंबर 2012. तो उससे पहले किधर था? ओ भाईजान, अगर 24 दिसंबर को सऊदी अरब चला गया तो उससे पहले किधर था? खुदा के लिए बता दें, आप क्या चाहते हैं? तो रमीज प्रोसीडेड टू सऊदी अरेबिया ऑन 24 दिसंबर 12. इसका मतलब है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर
और 24 दिसंबर तक पाकिस्तान था, बल्कि 24वां दिन भी गिनेंगे क्योंकि प्रोसीडेड ऑन 24, इसका मतलब है 24 की फ्लाइट थी, जाने वाला दिन काउंट किया जाएगा। टू एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हिज न्यू जॉब, बीच में उसे कराची आना पड़ा 20 जून से 24 जून तक फॉर प्रेजेंटिंग अ पेपर इन सेमिनार, बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, लेकिन ना बताने वाली नागुज़ीर वजूहात की वजह से द सेमिनार वाज था, सेमिनार उसका कैंसिल हो गया। तो ये 20 से 22, 20 से 25, इधर भी 24, 20 से 24 जून, कितना अरसा भी पाकिस्तान में रहा। तो ये ग्रीन में मैंने आपको शो कर दिया है ये बंदा कितना अरसा पाकिस्तान रहा। अब इसके दिन गिनना शुरू करते हैं। जुलाई, दिन गिनने का मतलब ये नहीं कि ये अल्लाह के पास जा रहा है, अब इसके दिन गिनना शुरू करते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 24 और जून 20, 21, 22, 23, 24, कितने बन गए टोटल? यार वो मेरे घर से कैलकुलेटर लाना। अब्दुल्ला ये निकलो बाहर, इशारे से लेफ्ट हो। 182 डेज। तो एन इंडिविजुअल शैल बी कंसीडर्ड एज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान। अब जो 2x पे सुन रहे हैं उनका 4 चल रहा है। एन इंडिविजुअल शैल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 183 days or more in a tax year. In this case, as he stays for a period of only 182 days, therefore he will be considered as non-resident individual as calculated below. तो ये आप जवाब दे के आएंगे इसका। तो ये रेजिडेंट होगा नॉन रेजिडेंट होगा? नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है, रखें काम। अगला पॉइंट, अभी तक इंडिविजुअल्स के सवाल कर रहे हैं हम। स्मिथ, रमीज, खलील, एन ऑफिसर वर्किंग एट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस लास्ट 3 years, पिछले 3 साल से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम कर रहे। इसको भेज दिया था पाकिस्तानी मिशन करने के लिए इन जिनेवा। जिनेवा ये गुजरांवाला के साथ है, बिल्कुल पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान से बाहर है। पाकिस्तान से बाहर भेज दिया इसको, खलील को कहा भाईजान आप माशाल्लाह आपका लेवल है, आप जिनेवा में जाएं। तो पाकिस्तान का एम्प्लॉय, पाकिस्तान गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या घर में नौकरी करे बेगम की? बताएं 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 बताएं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो फॉरेन अफेयर्स का क्या मतलब है? ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। तो पाकिस्तान के गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो है उसको कितने अरसे के लिए आपने बाहर के मुल्क में रवाना कर दिया? 1 अगस्त को उसको कहाँ रवाना कर दिया? बाहर के मुल्क में। अब देखना पड़ेगा कि ये बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। तो मोहतरम 1 जुलाई 12 से 30 जून 13 के अरसे को कहते हैं टैक्स ईयर 2013। तो 2013 में 1 अगस्त को ये बाहर चला गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो मोहतरम दिन गिनवाना शुरू करें। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर दिन नहीं गिनने। दिन गिनेंगे तो हमारे दिन गिनने शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए दिन नहीं गिनने आपने। दिन तो तब गिनने हैं जब गवर्नमेंट का एम्प्लॉई ना होता। तो ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, इसलिए इसके लिए दिन नहीं गिने जाएंगे। तो अब हम क्या लिख के आएंगे? एन इंडिविजुअल शैल बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ ही इज एन एम्प्लॉई of federal government or provincial government posted abroad during a tax year. In this case, as he is posted abroad in the tax year, therefore he will be considered as resident individual. अगली बात आ जाए, irrespective of number of days he is present in Pakistan. इसके लिए नंबर ऑफ डेज नहीं गिने जाएंगे। ये छोटी सी लाइन आपने लाइना बना के डालनी है आगे। irrespective of number of days he is present in Pakistan. गवर्नमेंट एम्प्लॉय का गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना ही इसको रेजिडेंट बना देता है, उसके लिए नंबर ऑफ डेज काउंट करने इररेलेवेंट है। क्लियर? ठीक है, क्लोज कर दो भाई, इंशाल्लाह आप कल आगे चलते हैं। अगला पॉइंट खुद कर लीजिएगा 3।